Hi everyone, so today we are starting the part 5th of this chapter, that is the peculiarities of industrial growth. तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स आई इंडस्ट्रियल ग्रोथ में. तो विदाउट wasting any of your precious time, let's get started because boards are on the head, guys. The European managing agencies, which dominated the industrial production in India, were interested in certain kinds of products. They established tea and coffee plantation, acquiring land at cheap rates from the colonial government, and they invested in mining indigo and jute. Most of them products required primarily for export and for sale in India. जो आपकी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी थी जो डोमिनेट कर रही थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया को, वो इंटरेस्टेड थी सर्टेन काइंड्स ऑफ गुड्स में. उन्होंने इस्टेब्लिश किया टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, एक्वायर किया लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट. उन्होंने इन्वेस्ट किया माइनिंग इंडिगो और जूट में, और जो प्रोडक्ट्स दिखाए रहे थे एक्सपोर्ट ट्रेड के लिए, नॉट फॉर सेल इन इंडिया. जब इंडियन बिजनेसमैन सेटअप करने लग गए इंडस्ट्रीज इन लेट 19th सेंचुरी, तो उन्होंने अवॉइड किया कम्पीट करना मैनचेस्टर गुड्स के साथ इंडिया में. जब यार्न थी वो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं था ब्रिटिश इम्पोर्ट्स का इंडिया में, तो जो अर्ली कॉटन मिल्स थी इंडिया पर प्रोड्यूस करती थी कोर्स कॉटन यार्न थ्रेड रेदर देन फाइब्रिक. और जो ये यार्न था जो यार्न इंपोर्ट किया जाता था वो सुपीरियर वैरायटी का था. जो यार्न प्रोड्यूस्ड इन इंडिया स्पिनिंग मिल्स वाज यूज्ड बाय हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्टेड टू चाइना. By the first decade of 20th century, a series of changes affects the pattern of industrialization as the Swadeshi movement gathered momentum. Nationalists mobilized people to boycott foreign cloth. Industrial groups organized themselves to protect their collective interest, pressurizing the government to increase tariff protection and grant other concessions. From 1906, moreover, the exports of Indian yarn to China declined since produced from Chinese and Japanese mills flooded the Chinese market, so the industries in India began shifting from yarn to cloth production. जो पहला डिकेड था 20th सेंचुरी में, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आ गए इंडस्ट्रियलाइजेशन में. स्वदेशी मूवमेंट को मोमेंटम मिला, नेशनलिस्ट पीपल मोबिलाइज और बाइकआउट कर दे फॉरेन क्लोथ को. जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे उन्होंने ऑर्गेनाइज कर लिया उन लोगों को और प्रोटेक्ट करने लगे अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट को. प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को कि टैरिफ प्रोटेक्शन लगाओ और ग्रांट करो अदर कंसेशंस. 1906 में जो एक्सपोर्ट थे इंडियन यार्न टू चाइना वो डिक्लाइन हो गई, क्योंकि प्रोड्यूस जो चाइनीज़ और जापानीज़ मिल्स में हो रहा था उसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट फ्लड हो गया. तो जो इंडस्ट्रीज इन इंडिया थे वो शिफ्ट करने लगे यार्न टू क्लोथ प्रोडक्शन, और जो कॉटन पीस गुड्स थे वो प्रोडक्शन इन इंडिया वो डबल कर गई 1900 और 1912 में. जब टेल वर्ल्ड वॉर हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो स्लो था. जो वॉर क्रिएट हुई उन्होंने ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट कर दी. ब्रिटिश मिल्स बिजी हो गए वॉर प्रोडक्शन में टू मीट द नीड्स ऑफ आर्मी. जो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स थे इंडिया में वो डिक्लाइन कर गए, और सडनली इंडियन मिल्स का वास्ट होम मार्केट सप्लाई, उनको बहुत बड़ा होम मार्केट मिल गया सप्लाई करने को. और जो वॉर प्रोलॉन्ग थे इंडियन फैक्ट्रीज उनको बुलाया गया कि हमारी वॉर नीड्स को पूरा करने के लिए जूट बैग बनाओ, क्लॉथ बनाओ, टेंट्स बनाओ, लेदर बूट्स बनाओ, हॉर्स मेडल सैडल्स बनाओ एंड अ होस्ट ऑफ अदर आइटम्स. में देखो पहला ऑफिस है ऑफ मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स. बाय लेट 19th century, merchants in different regions became meeting and forming chambers of commerce to regulate business and decide on the issues of collective concern. New factories were set up and old rents multiple shift. नई फैक्ट्रीज तो बनी रही थी पर पुरानी भी ऐसे नहीं है कि रुक गई, वो भी मल्टीपल शिफ्ट लगा रहे थे. Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. Over the war years, industrial production boomed. अब कई नए वर्कर्स रखे गए और जो पुराने और जो सारे वर्कर्स थे हमारे पास उनको लॉन्ग आवर्स के लिए काम करना पड़ा था. क्यों? क्योंकि नीड ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम कर गई थी. After the war, Manchester could not recapture its old position in the Indian market.
जब वॉर ख़त्म हो गई तो इंडियन मार्केट में मैनचेस्टर अपनी वो जगह नहीं बना पाया जो पहले थी, तो मॉडर्नाइज और कम्पीट विद द यूएस, जर्मनी एंड जापान, द इकॉनमी ऑफ ब्रिटेन क्रम्बल्ड आफ्टर द वॉर। जो इकॉनमी थी ब्रिटेन की वो तहस नहस हो गई थी वॉर के बाद। अनेबल टू मॉडर्नाइज एंड ओके, ये तो पढ़ लिया हमने। जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो कोलैप्स कर गई और जो एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ थे फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली। और जो कॉलोनीज़ के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री थे वो ग्रेजुअली कंसोलिडेट करने लग गए अपनी पोजीशन को और सब्सटीट्यूट कर दिए फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिकैप्चरिंग द होम मार्केट। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट वाइल द फैक्ट्रीज, जब हमारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी आफ्टर वॉर, जो लार्ज इंडस्ट्रीज थी फॉर्म्ड ओनली स्मॉल सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी, जो मोस्ट ऑफ देम थी अबाउट 67% इन 1911 लोकेटेड थी बंगाल और बॉम्बे में। जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू करने लगी प्रीडोमिनेट करने को। स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ जो टोटल इंडस्ट्रियल लेबर था वो फोर्स था, वो रजिस्टर था इन फैक्ट्रीज में। 5% 1911 में था, 10% 1931 में था। जो बाकी वर्कर्स थे स्मॉल वर्कशॉप या फिर हाउस होल्ड यूनिट्स में काम करते थे, जो कि एलिस या फिर बाइलेंस में होता था और इनविंसिबल टू द पासर बाय। जो इनफैक्ट है कुछ इंस्टेंसेस पे हमारे जो आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स है प्रोडक्शन वो एक्चुअली एक्सपैंड कर गया 20th सेंचुरी में। दिस इज़ ट्रू क्योंकि व्हेन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वाज डिस्कस्ड, क्योंकि चीप मशीन मेड थ्रेड वाइप्ड आउट स्पिनिंग इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी और जो वीवर थे सर्वाइव कर गए डिस्पाइट कोई भी प्रॉब्लम के। इन 20th सेंचुरी जो हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन है वो एक्सपैंड किया स्टडीली, ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। हाउ डिड दिस हैपन? ये पार्शली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस था। हैंडीक्राफ्ट पीपल थे, उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ली थी जिसकी वजह से उनको इम्प्रूव करने को मिला प्रोडक्शन विद एक्सेसिवली पुशिंग अप कॉस्ट। जो सेकेंड डिकेड है 20th सेंचुरी का, हमें वीवर्स दिखते हैं जो कि लूम्स यूज़ करते हैं विद अ फ्लाई शटल। फ्लाई शटल क्या होते हैं? एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि वेविंग के लिए यूज़ किया जाता है, मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज। It places the horizontal thread called weft into the vertical threads called warp. The invention of the fly shuttle made it possible for weavers to operate large looms and weave wide pieces of cloth. Increased productivity per worker होगी, स्पीड अप कर दी प्रोडक्शन को, रिड्यूस कर दिया लेबर डिमांड को। 1941 में 30% ऑफ जो हैंडलूम्स थे इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स। इन रीजन्स लाइक ट्रानावकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल जो प्रपोर्शन था 70 to 80% हो गया था। जो सेवरल अदर स्मॉल इनोवेशन थे जिनकी हेल्प किया वीवर्स को इम्प्रूव करने में उनकी प्रोडक्टिविटी और कम्पीट करने के लिए मिल सेक्टर के साथ। अब जो सर्टन ऑफ ग्रुप्स थे ऑफ वीवर्स इन बेटर पोजिशंस देन अदर सर्वाइव करने के लिए कंपटीशन विद मिल इंडस्ट्री अमंग्स द वीवर्स, सम प्रोड्यूस कोर्स क्लॉथ वाइल बाकियों ने फाइनर वैरायटी बनाई। जो कोर्सर क्लॉथ था वो पुअर बाय कर लेते थे और डिमांड फ्लक्चुएट होने लगी वॉयलेंटली। बैड हार्वेस्ट और फेमाइंस के टाइम जो रूरल पुअर थे उनके पास बहुत कम था खाने को, देयर कैश इनकम डिसअपीयर हो गई, दे कुड नॉट पॉसिबली बाय क्लॉथ। जो डिमांड है फाइनल वेराइटी की, जो कि वेल टू डू वाज मोर स्टेबल। जो रिच थे वो बाय करते थे, बाय तब भी करते थे जब पुअर स्टार्व करते थे। फेमाइन उनको इफेक्ट नहीं करती थी, इफेक्ट द स्टेल ऑफ बनारसी या फिर बुचरी सैलीस। जो हमारे मोर ओवर है जो मिल्स हैं वो इमीडिएट स्पेशलाइज्ड वर्कर्स नहीं थे। जो सारीज थी विद वोवन बॉर्डर्स और फेमस लुंगीज एंड हैंकरचिप्स ऑफ मद्रास could not easily displace the mill production. वीवर्स और अदर जो क्राफ्ट्स पीपल जो कंटिन्यू किया, जिन्होंने एक्सपैंड करने का प्रोडक्शन थ्रू 20th सेंचुरी, वो नेसेसरली प्रॉस्पेरस नहीं थे। उनको वो हार्ड लाइफ जीते थे और वर्क करते थे लॉन्ग आवर्स को,
ऑफन जो इंटायर हाउस होल्ड था इंक्लूडिंग वुमेन चिल्ड्रन, उनको भी वर्क करना पड़ता था वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में. बट दे वर नॉट सिंपली रिमेंटेड ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, देयर लाइफ लेबर वॉज इंट्रीगल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्री. बहुत ही उनकी लाइफ और लेबर बहुत ही इंट्रीगल था प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में. अब ये देखो लोकेशन है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का इंडिया में 1931 में. जो सर्कल्स हैं वो इंडिकेट कर देते हैं साइज ऑफ आप हमारा इंडस्ट्रीज़. अगर आप यहाँ पे देखो तो पंजाब है, इसमें थोड़ा सा और, इसमें फिर उससे भले बड़ा हो जाता है आपका सेंट्रल प्रोविंसेस में, फिर उससे बड़ा हो जाता है बिहार में, फिर यूनाइटेड प्रोविंसेस उससे बड़ा, फिर बॉम्बे में उससे बड़ा, और ये मद्रास रहेगा सॉरी, एंड बंगाल में सबसे ज़्यादा बड़ा. क्लियर. नाउ we have sixth part going on, and with this we'll end a chapter. So we'll meet in the next video in which we'll be discussing part number 6.